हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम आईएसपीसी सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 72 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। और यह जो एनालिसिस होगा इसके अंतर्गत हमने 72 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं को क्वालिफाई करने के लिए एक ट्रेंड एनालिसिस किया है। और इस ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर एक स्ट्रेटजी को आज डिस्कस करेंगे। और इस स्ट्रेटजी को डिस्कस करने के साथ साथ जो फुल प्रिपरेशन मोड में स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बेहतर रूटीन को मैंने बनाया है और बेहतर रूटीन को डिजाइन किया है, जिसमें इस प्रकार से यह रूटीन डिजाइन किया हुआ है ताकि 7 दिन के अंतर्गत आप यदि नए तरीके से तैयारी भी करते हैं, यदि नए भी स्टूडेंट हैं, नए छात्र भी हैं, तो आप 60 दिनों के अंतर्गत इस पूरी स्ट्रेटजी को या रूटीन को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप कम से कम एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के साथ साथ आप एक बार इस पूरी सिलेबस को आप रिवीजन भी कर लेंगे। तो चलिए सेशन प्रारंभ करते हैं। यदि आप लोग अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करिए @ISPC सेंटर और टेलीग्राम पर हमें अवश्य ज्वाइन करिए। तो देखिए, बीपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2-3 चीज़ों का होना जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है वह है आपकी विल पावर, कि आप कितने ढंग से या कितने बेहतर ढंग से उस एग्जाम के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं या नहीं। यदि आप पूरी तरह से तत्पर नहीं हैं तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बताया कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके अंदर की जो विल पावर है, यानी कि जो इच्छा शक्ति है, वह पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग लेवल का होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि इसके अंतर्गत आप लोग जो टारगेट रखेंगे वह 100 मार्क्स का टारगेट होगा कि मुझे कम से कम 100 मार्क्स प्राप्त करनी है। आपको कई सारे लोग होंगे जो बताए होंगे कि 110 मार्क्स का टारगेट लेकर चलिए या 115 मार्क्स का टारगेट लेकर चलिए। तो देखिए, जब से बीपीएससी ने अपनी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग को लाया है उसके बाद से यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है वह अभी तक 91 से लेकर 92 के बीच में ही रहा है। यदि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अचानक सा कट ऑफ जो 100 चला जाए या 105 चला जाए, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं बताया कि एक टारगेट को उतना ही टारगेट को रखा जाना चाहिए जो कि टारगेट है वह इजीली अचीव किया जा सके। तो इसीलिए जो 100 मार्क्स है वह एक सेफ स्कोर है। ये मैटर डिजर्व नहीं करता कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, ईबीसी कैटेगरी के हैं, या आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, या फिर आप एससी हैं या एसटी हैं, ये कोई मायने नहीं करता। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वह 100 मार्क्स का टारगेट होना चाहिए, यानी कि हमें कम से कम 100 मार्क्स हमें कम से कम प्राप्त करनी है, ये हमारा टारगेट होगा। तो चलिए, यदि अब हम लोग ट्रेंड एनालिसिस को देखें तो इस ट्रेंड एनालिसिस के अंतर्गत मैंने 69th बीपीएससी, 70 बीपीएससी और 71 बीपीएससी, ये 3 वर्ष की जो परीक्षाएं आयोजित करवाई जा चुकी हैं बीपीएससी के द्वारा, इन 3 वर्ष की परीक्षाओं को मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया है। और इस ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर कुछ एनालिसिस निकल कर आया है कि यदि 4 सब्जेक्ट को पूरी तरह से कवर कर लिया जाए, जिसमें कि एक मेजर सब्जेक्ट है वह है हिस्ट्री, दूसरा जो मेजर सब्जेक्ट है वह है साइंस एंड साइंस टेक, देखिए ध्यान दीजिए, साइंस प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तीसरा जो मेजर सब्जेक्ट है वह है करेंट अफेयर्स, और जो चौथा मेजर सब्जेक्ट है वह है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल कई छात्र ऐसे हैं जो बिहार स्पेशल की तैयारी अंतिम कुछ ही समय में करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आप मेरी सलाह को मानें और इसके आधार पर बिहार स्पेशल के सब्जेक्ट पर भी या बिहार स्पेशल के टॉपिक पर भी उतना ही हमें फोकस करना है जितना कि हम हिस्ट्री या अन्य सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री सब्जेक्ट को यदि ध्यान दें तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में बीपीएससी के द्वारा 69th बीपीएससी की जो परीक्षाएं आयोजित करवाई गई उनमें 28 प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि 17वीं बीपीएससी में 25 प्रश्न पूछा गया और 71 बीपीएससी में 24 प्रश्न पूछा गया। तो एक जो हिस्ट्री सब्जेक्ट हो गया वह काफ़ी मेजर सब्जेक्ट हो गया। दूसरा जो सब्जेक्ट है वह है साइंस एवं टेक्नोलॉजी, यानी कि सामान्य विज्ञान और विज्ञान एवं तकनीकी या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें 69th बीपीएससी में टोटल 29 प्रश्न पूछे गए हैं और 70वीं बीपीएससी में टोटल
31 प्रश्न पूछे गए हैं और 71 बीपीएससी में टोटल 29 प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि दूसरा जो मेजर सब्जेक्ट हो गया वह हो गया साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तीसरा जो मेजर सब्जेक्ट है वह है हमारा करेंट अफेयर्स। यदि करेंट अफेयर्स को देखें तो 69th बीपीएससी में टोटल 24 प्रश्न पूछे गए हैं करेंट अफेयर्स से। 17वीं बीपीएससी में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए हैं करेंट अफेयर्स से और 71 बीपीएससी में 26 प्रश्न पूछे गए हैं करेंट अफेयर्स से। यानी कि तीसरा जो मेजर सब्जेक्ट हुआ वह हो गया करेंट अफेयर्स। जबकि बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल में 69th बीपीएससी में फ्रेंड्स 15 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि अपने आप स्तर पर यह एक बहुत बड़ी संख्या है। 17वीं बीपीएससी में टोटल 22 प्रश्न पूछे गए और 71 बीपीएससी में भी 18 प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि ये जो टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए जिसमें हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें बीपीएससी के द्वारा लगभग 85 से 90 प्रश्न पूछे जा रहे हैं बीपीएससी के द्वारा इन्हीं 4 सब्जेक्ट से। तो इसीलिए आप लोग को इन 4 सब्जेक्ट में कम से कम इतना कमांड कर लेना है कि लगभग 85 से 90% प्रश्नों को इन्हीं 4 सब्जेक्ट में 85 से 90% प्रश्नों को आसानी से सॉल्व किया जा सके। सॉल्व ही करना नहीं, आसानी से उसे सही कर सके। आपको इस लेवल पर जाकर तैयारी करनी है। यदि अन्य सब्जेक्ट की भी मैं चर्चा कर लेता हूं तो अन्य सब्जेक्ट के अंतर्गत यदि ज्योग्राफी की बात की जाए तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यह जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट में बीपीएससी के द्वारा टोटल 18 प्रश्न पूछा गया है 69th बीपीएससी में, जबकि 17वीं बीपीएससी में 14 प्रश्न पूछा गया और 71 बीपीएससी में 17 प्रश्न पूछे गए हैं। और इसके अलावा यदि पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में 13 प्रश्न, 11 प्रश्न और 16 प्रश्न, इस प्रकार से सारे सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या मैं इसका पीडीएफ जो होगा वह अपने टेलीग्राम ग्रुप आईएएस सेंटर में इसका पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो चलिए अब ट्रेंड एनालिसिस को देखने के बाद एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर इन ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर किस प्रकार की एक बेहतर रणनीति को फॉलो किया जाए या एक बेहतर स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए ताकि प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा वह उस प्रीलिम्स एग्जाम को इजीली क्वालिफाई किया जा सके। तो इस प्रीलिम्स एग्जाम को इजीली क्वालिफाई करने के लिए देखिए यहाँ 2 प्रकार के छात्र होंगे। एक छात्र ऐसे होंगे जो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे होंगे, जबकि एक छात्र ऐसे भी होंगे या छात्रों का एक समूह ऐसा भी होगा जो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक प्रकार का ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो कर रहे होंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच कहने का मतलब क्या हो गया कि जिस प्रकार से मतलब कोई उनका एक व्यवस्थित रूटीन नहीं है। जैसे सपोज अभी मुझे हुआ कि चलिए मैं हिस्ट्री कर लेता हूँ, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में कंप्लीट भी नहीं हुआ या हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक चैप्टर भी अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, चलिए अब ज्योग्राफी थोड़ा पढ़ लेते हैं, पॉलिटी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार के जो स्टडी करने वाले जो छात्र हो गए वह पूरी तरह से ट्रेडिशनल अप्रोच वाले छात्र हैं। तो इस प्रकार से यदि आप स्टडी करेंगे तो प्रीलिम बीपीएससी द्वारा जो अब परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं उन्हें क्वालिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, या यूं कहें कि वो परीक्षाएं जो हैं वे अब उन परीक्षाओं को इस ट्रेडिशनल अप्रोच के आधार पर क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। इसीलिए अब एक बेहतर स्ट्रेटजी के रूप में आया है एक स्मार्ट स्ट्रेटजी। कई सारे छात्र ऐसे हैं जो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी पर कार्य करते हैं और ये आप देखे होंगे कि वे किसी भी परीक्षाओं को फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लेते हैं। तो इस स्मार्ट स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि अपने सोर्स को लिमिट करें। पढ़ने का जो सोर्स होगा लिमिटेड सोर्स रखें ताकि क्विक रिवीजन किया जा सके। अब लिमिटेड सोर्स कहने का मतलब यह हो गया कि जैसे सपोज यदि हम हिस्ट्री सब्जेक्ट के उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में हिस्ट्री सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में कई सारे छात्र ऐसे होंगे जिनके पास 4 से 5 बुक होंगे जिनमें स्पेक्ट्रम हो गया, इस स्पेक्ट्रम के साथ साथ क्विक बुक हिस्ट्री का हो गया। इसके अलावा
लुसेंट, घटना चक्र, सारे बुक वो लोग पढ़ते होंगे एक सब्जेक्ट के लिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्मार्ट स्ट्रेटजी के अंतर्गत आपको क्या कार्य करने हैं। तो सबसे प्रमुख कार्य है कि एक ही बुक रखें। आपका जो सोर्स होगा वह सोर्स के रूप में कोई एक ही सोर्स होगा। आप इसी सोर्स को मल्टीपल टाइम्स आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। इस सोर्स को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने, यानी कि मल्टीपल रिवीजन करने हैं, लेकिन जो सोर्स होगा वह एक ही सोर्स होगा। जैसे सपोज मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा, आपने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जब आप एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ने के उपरांत मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत लगभग 20 से 25% पॉइंट ही ऐसे होंगे जो कि आप गेन कर सकते हैं। लेकिन आप जब इसे रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करने के क्रम में क्या होगा कि लगभग 60 से 65% आप उस पॉइंट को पहला बार रिवीजन में ही गेन कर लेंगे। इसीलिए मैंने बताया कि आपको सोर्स को लिमिट रखना है, लेकिन उस सोर्स को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत मैंने बताया है इसमें कि रीड स्मार्टर नोट हार्डर। इसका कहने का मतलब यह हो गया, रीड स्मार्टर नोट हार्डर, इसका कहने का मतलब यह हो गया, देखिए कई सारे इसमें ऐसे छात्र होंगे जो कि किसी भी बुक के सारे सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे या किसी भी बुक के सारे चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन नहीं, जब आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे अपने आधार पर भी, जब अपने लेवल पर भी, जब आप बीपीएससी की पीवाईक्यू या किसी भी एग्जाम की आप पीवाईक्यू का स्टार्ट करेंगे तो सामान्य रूप से मैंने यह जो स्ट्रेटजी है वह 72 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया है। इसीलिए मैं बार बार बीपीएससी शब्द रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे ही आप बीपीएससी द्वारा आयोजित करवाई गई प्रारंभिक परीक्षाओं या प्रीलिम्स एग्जाम के प्रश्न पत्र को देखेंगे तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में यदि आप एनालिसिस करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो सामान्यतः जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह 1857 के विद्रोह के बाद से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें भी 1857 के विद्रोह के बाद में भी सामान्यतः है, यानी कि लगभग 85 से 90% मॉडर्न हिस्ट्री के जो 85 से 90% प्रश्न हैं वे सामान्यतः इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से अधिकतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए अब जो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, उनका जो मुख्य फोकस होगा वह 1857 के विद्रोह के बाद के जो सारे चैप्टर हैं उसको करने के लिए वो ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो इसीलिए मैं बताया रीड स्मार्ट, यानी कि हमें एक स्मार्ट ढंग से पढ़ना है। ये नहीं कि जैसे सपोज 600 पन्ने की एक बुक है तो सारा 600 पन्ने ही हमें पूरे याद करने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उन बुक में भी हमें यह देखना है कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं और वो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वह प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसी चैप्टर का स्टडी करना है। जैसे सपोज यदि मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं तो ध्यान दीजिए, सामान्यतः देखने को क्या मिला है कि इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या देखने को मिला है कि जैसे जुडिशियल रिव्यू, एक जो टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू, यह लक्ष्मीकांत में भी जुडिशियल रिव्यू पर एक अलग सा टॉपिक बना हुआ, अलग सा चैप्टर दिया हुआ है। तो यदि आप जुडिशियल रिव्यू टॉपिक को देखेंगे तो जुडिशियल रिव्यू टॉपिक के अंतर्गत सामान्यतः बीपीएससी या किसी भी प्रारंभिक परीक्षाएं में प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जुडिशियल रिव्यू जो टॉपिक है बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम में जुडिशियल रिव्यू टॉपिक से बिल्कुल प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, कभी कभी एक आध प्रश्न पूछ लिए तो एक्सेप्शन के रूप में अलग हो जाता है, लेकिन सामान्यतः क्या देखने को मिला है कि जुडिशियल रिव्यू टॉपिक से प्रश्न प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। इसीलिए जुडिशियल रिव्यू टॉपिक प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मैं बच्चों को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ। तो यह हो गया कि रीड स्मार्ट नोट हार्डर, इसका यही मतलब हो गया कि आप किसी भी बुक के सारे चैप्टर या सारे पन्ने को नहीं पढ़ें, उस पन्ने या उस चैप्टर से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा चैप्टर या कौन सा पन्ने जो हैं वे हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैंने इसे बनाया है, वह नेक्स्ट पॉइंट है रीड, रिकॉल एंड रिवाइज। 3R के रूप में इसे मैंने डिवाइड किया है, जिसके अंतर्गत वह है रीड, रिकॉल एंड रिवाइज। यदि रीड, रिकॉल एंड रिवाइज की बात करें तो देखिए सबसे पहला जो वर्ड है
वह है रीड। रीड कहने का क्या मतलब हो गया कि सपोज आपने 1857 के विद्रोह को पढ़ा। 1857 का विद्रोह, आज मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत 1857 का विद्रोह, या चलिए एक पॉलिटिक्स का एक सब्जेक्ट लेते हैं। तो पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आज मैंने क्या पढ़ा, तो संघवाद पढ़ा। पॉलिटी चैप्टर के अंतर्गत आज मैंने एक संघवाद पढ़ा। तो जब एक शिफ्ट के अंतर्गत संघवाद जो चैप्टर है वो पूरी तरह से, जब संघवाद चैप्टर को मैं कंप्लीट कर लिया, अच्छे ढंग से संघवाद चैप्टर को पढ़ लिया, तो दूसरा जो पॉइंट आता है वह है रिकॉल। यानी कि एक बार पढ़ने के बाद इसे क्या करना, रिकॉल। रिकॉल का मतलब हो जाता है मेमोराइज करना है, कि हमारे जो माइंड में जो मैं आज पढ़ा हूँ वह हमारे माइंड में रिकवर हो रहे हैं, या माइंड में हमारे याद कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे सपोज संघवाद चैप्टर पढ़ने के बाद आप अपने माइंड में रिकॉल कर रहे होंगे कि संघवाद क्या है। संघवाद पढ़ने के बाद आप इसे रिकॉल कर रहे होंगे कि आखिर संघवाद क्या है। संघवाद पढ़ने के बाद इसे कौन संवैधानिक प्रावधान इसके संबंध में क्या है। जैसे संवैधानिक प्रावधान क्या है। संवैधानिक प्रावधान के जैसे ही संवैधानिक प्रावधान की आप बात करेंगे तो संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आ जाना चाहिए माइंड में कि कौन से इसके भाग में इसकी चर्चा की गई है, कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संघवाद की चर्चा की गई है, या केंद्र राज्य संबंध की कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत चर्चा की गई है। इसके साथ साथ इसके संबंध में कौन कौन सी समितियां की भी चर्चा की गई है, या समय समय पर कौन कौन सी समितियां का गठन किया गया है। और उस समिति की जब चर्चा करेंगे तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं, यह हो गया संघवाद। यदि आप इन सारे पॉइंट को संघवाद पढ़ने के उपरांत आप यदि रिकॉल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि आपकी जो तैयारी है वह लगभग 95% या 90% आपकी जो तैयारी है वह संघवाद चैप्टर की पूरी हो गई है। और इसके बाद भी यदि आप पढ़ने के उपरांत जो आप पढ़े हैं या उसे आप रिवाइज या रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो अगेन आप उस चैप्टर को रिवाइज करिए। इससे क्या होगा, एक ही दिन या दूसरे दिन आप जब उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो जो आपके पॉइंट स्किप हो गए थे या फिर जो पॉइंट आप उसे रिकॉल नहीं कर पा रहे थे आप उसे इजीली रिकॉल या इजीली रिमेंबर या याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है 3R, मतलब रीड, रिकॉल एंड रिवाइज। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है टेस्ट योर सेल्फ। जब हम टेस्ट योर सेल्फ की चर्चा करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि आप उस टॉपिक से संबंधित, जैसे सपोज यदि आपने संघवाद चैप्टर को पढ़ा तो संघवाद चैप्टर को पढ़ने के बाद आप उस चैप्टर का MCQ सॉल्व करिए। MCQ सॉल्व करने के साथ साथ आप उस चैप्टर का PYQ सॉल्व करिए। PYQ बेसिकली सामान्यतः BPSC द्वारा भी जो प्रारंभिक परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं या आयोजित करवाई जा चुकी हैं उसका आप प्रश्न पत्र, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को सॉल्व करिए। या वर्तमान समय में जैसे सपोज अभी AEDO का प्रश्न हो, AEDO का एग्ज़ाम आयोजित करवाया गया था, हालांकि अभी से कैंसिल कर दिया गया, लेकिन प्रश्न तो स्वाभाविक बात है कि अवेलेबल है ही। तो AEDO के प्रश्न में यदि इस टॉपिक से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं तो आप उसे सॉल्व करिए और देखिए कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो मैं उसे ईजिली सॉल्व कर पा रहा हूँ या ईजिली सॉल्व कर पा रही हूँ या नहीं। तो ऐसा करने के बाद इसके साथ साथ फिर आप एक किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। उस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप उस प्रश्न को भी एनालिसिस करिए कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस प्रश्न को मैं इजीली सॉल्व कर पा रहा हूं या इजीली सॉल्व कर पा रही हूं या नहीं। यदि आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस चैप्टर की तैयारी आपकी कंप्लीट हो गई है। तो यह हो गया एक स्मार्ट स्ट्रेटजी। इसके अंतर्गत आप धीरे धीरे प्रयास करें कि सारे सब्जेक्ट को लगभग इसी 4 पॉइंट के आधार पर आप सारे सब्जेक्ट को कवर करिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग एक सबसे पहले हम लोग बुक लिस्ट की चर्चा करते हैं कि आखिर कौन कौन से बुक लिस्ट हैं जो कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है या प्रीलिम्स एग्जाम में हमें पढ़ना है। तो यदि हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत जो एंशिएंट एवं मिडाइवल हिस्ट्री की बुक है, एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए आपको या तो लुसेंट की बुक पर कवर करिए या फिर आप क्विक बुक पढ़िए। बेहतर होगा यदि आप क्विक बुक को फॉलो करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़िए, स्पेक्ट्रम का कोई तोड़ नहीं है। हाँ, कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि लुसेंट में दिए हुए हैं और वो स्पेक्ट्रम में कवर नहीं किया हुआ है, तो इसीलिए स्पेक्ट्रम जैसे ही आप मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, स्पेक्ट्रम कंप्लीट करने के बाद
आप कुछ फैक्ट्स को रिमेंबर करने के लिए आप लुसेंट को 1 से 2 बार देख सकते हैं। जैसे ही स्पेक्ट्रम यदि आप पूरा अच्छे ढंग से स्पेक्ट्रम को कवर कर लेंगे तो लुसेंट को मुश्किल से आप 2 से 3 घंटे में लुसेंट की जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो चैप्टर है और मुश्किल से 2 से 3 घंटे में याद कर सकते हैं। तो लुसेंट हो गया। फैक्ट्स के लिए आपको लुसेंट बुक की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है और कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए आपको, या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ाने का मेन रीज़न यह है कि जैसे सपोज यदि एनालिटिकल प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी के द्वारा, यदि एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो उसमें स्पेक्ट्रम की जो थॉट प्रोसेस डेवलप होगा स्पेक्ट्रम पढ़ने से वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसीलिए हिस्ट्री के अंतर्गत एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए मुख्य रूप से लुसेंट या क्विक बुक पढ़िए। मैं तो ज़्यादा प्रेफर करूंगा कि आप क्विक बुक की तरफ मूव करिए, आप क्विक बुक पढ़िए एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़िए। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री का जो फैक्ट्स है उसको याद करने के लिए आप लुसेंट का फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइंस। यदि हम लोग जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस के में सामान्यतः इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए लुसेंट की जो जनरल साइंस बुक आती है, लुसेंट जनरल साइंस, संभवतः ग्रीन कलर में रहता है, ग्रीन कलर की जो बुक है लुसेंट जनरल साइंस, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी भी आप लुसेंट जनरल साइंस से करिए, लेकिन इसके अंतर्गत बायोलॉजी के लिए आपको 9th और 10th क्लास की जो साइंस की बुक है उसे भी आपको एट एनी रेट यानी कि वो पढ़ना मस्ट हो गया है। तो साइंस के लिए मैंने इतना बताया, लुसेंट जनरल साइंस, और बायोलॉजी के लिए पढ़ना है 9वीं और 10वीं क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक, 9वीं और 10वीं क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक। चलिए बिहार स्पेशल की बात किया जाए तो बिहार स्पेशल के लिए या तो आप केबीसी नैनो पढ़िए या फिर इम्तियाज अहमद सर की बुक पढ़िए, दो में से किसी भी एक को फॉलो करिए, दोनों ही अपने आप में बेस्ट बुक है। इसके अलावा यदि ज्योग्राफी की बात किया जाए तो ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, देखिए ज्योग्राफी के लिए या तो क्विक बुक पढ़िए, जो दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक आती है या तो आप उसे पढ़िए, और नहीं तो फिर 6ठी से लेकर 10वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए। और हाँ, 11th क्लास में एक बुक पढ़ना है भूगोल मूल सिद्धांत, इसे आप जरूर पढ़िए। भूगोल मूल सिद्धांत कहने का मतलब हो गया कि भूगोल के अंतर्गत जो भी है, चाहे आप प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रिया हो, प्लेट विवर्तनिकी हो, या इसके अलावा भूगोल के जितने भी सिद्धांत हैं, भूकंप है, ज्वालामुखी, इसके साथ साथ महाद्वीप, अपवाह तंत्र, ये सारे आपको भूगोल मूल सिद्धांत के अंतर्गत कवर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं बताया कि 11th क्लास में एक बुक है भूगोल मूल सिद्धांत, तो आपको इसे ज़रूर पढ़ना है। इसके साथ साथ 6ठी और 10वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो करिए। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत, तो यदि इकोनॉमी की चर्चा करें तो देखिए इकोनॉमी के लिए तो इकोनॉमिक बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको करना ही करना है। इसके साथ साथ इकोनॉमी के अंतर्गत, इकोनॉमी में फ्रेंड्स जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सामान्यतः करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स में सामान्यतः इकोनॉमी से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको कोर इकोनॉमी में सामान्यतः कुछ ऐसे चैप्टर हैं, मैं बता देता हूं। कोर इकोनॉमी चैप्टर की यदि बात किया जाए तो कोर इकोनॉमी चैप्टर में सामान्य तौर पर आपको क्या पढ़ना है, मैं उसकी चर्चा कर दे रहा हूं। बैंकिंग सेक्टर से प्रश्न पूछा जाता है। बीपीएससी के यदि ट्रेंड एनालिसिस मैं किया हूं, उस ट्रेंड एनालिसिस में ये देखने को मिला है कि बीपीएससी के द्वारा इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत प्रीलिम्स एग्जाम में बैंकिंग सेक्शन से प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा 5 ईयर प्लान से प्रश्न पूछा जाता है। इसके साथ साथ इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत बीपीएससी के द्वारा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ध्यान दीजिए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट यानी कि आयात और निर्यात, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि बीपीएससी के द्वारा यदि कोर इकोनॉमी की बात किया जाए तो बैंकिंग, 5 ईयर प्लान, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एंड नेक्स्ट है फिनेंस। इन्हीं 4 सेक्शन हैं जिसके आधार पर कोर इकोनॉमी में बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, सेंटर एवं बिहार। जब आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो केंद्र सरकार यानी कि इंडिया का, और इसके साथ साथ बिहार यानी कि राज्य सरकार, दोनों का आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों
का आपको कवर करना है। इसके अलावा यदि हम लोग पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी का एकमात्र विकल्प है, या तो आप एम लक्ष्मीकांत पढ़िए, मैं सजेस्ट करूंगा एम लक्ष्मीकांत को ही, इसीलिए पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत को ही फॉलो करिए। नेक्स्ट है मैथ्स एवं रीजनिंग। मैथ एवं रीजनिंग में आपको ओनली PYQ को आधार बनाकर तैयारी करना है। अब ट्रेंड क्या देखने को मिला है, समानता 69th BPSC के बाद क्या ट्रेंड देखने को मिले हैं कि मैथ से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए, मैथ से कम प्रश्न पूछा जा रहा है, जबकि रीजनिंग से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आप 70वीं और 71वीं BPSC की बात करें तो 70वीं और 71वीं BPSC में मैथ से मात्र और मात्र 2 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि रीजनिंग से 8 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि 8 प्रश्न पूछा जा चुका है 70वीं और 71वीं BPSC में रीजनिंग से। इसीलिए मैथ और रीजनिंग पर फोकस करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ को फॉलो करना है। और जहां तक बात रही करेंट अफेयर्स की, तो करेंट अफेयर्स का एकमात्र विकल्प है ISPC सेंटर द्वारा चलाए जा रहे तेजस 2.0 प्रोग्राम। तेजस 2.0 के अंतर्गत आपको जनवरी 2025 से करेंट अफेयर सेक्शन के अंतर्गत जनवरी 2025 से लेकर 72 BPSC की प्रारंभिक परीक्षाएं आयोजित करवाए जाने तक 72 BPSC की प्रारंभिक परीक्षाएं आयोजित करवाने जाने तक ISPC सेंटर के द्वारा नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत प्रतियोगिता दर्पण, परीक्षा मंथन, बिहार करंट अफेयर्स, PIB नोट्स, इकोनॉमिक सर्वे, सेंटर और बिहार दोनों का इकोनॉमिक सर्वे, इसके साथ साथ जनवरी 2025 से लेकर 72 BPSC की प्रारंभिक परीक्षाएं आयोजित करवाए जाने तक का न्यूज़पेपर का पूरा करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो इसके लिए टोटल चार्ज रखा गया है 399। आपको पेमेंट के लिए 2 नंबर दिया हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ, 8375934036 या 9870564701। ये 2 में से किसी भी एक नंबर पर 399 का पेमेंट करने के उपरांत पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो होगा वह इसी 2 में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपको टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में ऑलरेडी लगभग 1700-1800 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा और उसी ग्रुप में सारे नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो चलिए ये मैं डिस्कस कर लिया आपको पूरी बुक लिस्ट के बारे में। अब बुक लिस्ट को डिस्कस करने के बाद हम लोग चर्चा करते हैं एक बेहतर रूटीन का। तो एक बेहतर रूटीन को कंप्लीट करने के पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे किस प्रकार से कवर करना है। तो ध्यान दीजिए, यदि हम लोग किस प्रकार की बात करें तो देखिए, सबसे पहले जो मेन चर्चा है, हाँ तो आपको मैं बता दूं कि एक चर्चा आगे हम लोग बढ़ने के पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि BPSC के द्वारा 72 BPSC, ध्यान दीजिए, BPSC के द्वारा 72 BPSC का जो नोटिफिकेशन है वह अभी जारी कर दिया जा चुका है। BPSC के द्वारा 72 BPSC का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह जो नोटिफिकेशन है वह टोटल 1230 पदों के लिए BPSC के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आवेदन जो प्रारंभ होगा, और ध्यान दीजिए 7 मई 2026 से BPSC के द्वारा 72 BPSC के लिए आवेदन प्रारंभ किया गया है, यानी कि फॉर्म फिलअप होगा 7 मई से लेकर 31 मई 2026 तक। ध्यान दीजिए, 31 मई 2026 तक ही 72 BPSC का फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसीलिए आप लोग समय रहते BPSC का जो 72 BPSC का है वह फॉर्म फिल कर लीजिए। और इसके लिए जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट निर्धारित किया गया है, यानी कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा उसकी डेट है 26 जुलाई, यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम आयोजित करवाए जाएंगे। कब? तो 26 जुलाई को प्रीलिम्स एग्ज़ाम आयोजित करवाए जाएंगे। 7 मई से लेकर 31 मई तक फॉर्म फिल होगा। देखिए मैं फिर बता दे रहा हूँ, 7 मई से लेकर 31 मई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और इसके बाद 26 जुलाई को BPSC के द्वारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम आयोजित करवाया जाना प्रस्तावित है। तो चलिए मैं अब डिस्कस करता हूं। आज के सेशन के अंतर्गत हम लोग समान तौर पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अब हम लोग देखिए एक रूटीन को डिस्कस करने के पूर्व जो हमारा मेन उद्देश्य है उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आप किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करें तो सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है @IAS PCS सेंटर,
उस टेलीग्राम चैनल में मैं इसका PDF अवेलेबल करवा दूंगा, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर प्रिंट निकलवा लेंगे। और उसके बाद इसमें क्या करना है कि जैसे सपोज यदि आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा, हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत मैं यहाँ डिवाइड कर दिया हूँ। जैसे सपोज आपने मॉडर्न हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा या एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, तो एंशिएंट हिस्ट्री जैसे ही कंप्लीट हो गया, आप इस सेक्शन के अंतर्गत टिक कर दीजिए कि जो एंशिएंट हिस्ट्री हमारा जो सब्जेक्ट है वह कंप्लीट हो गया। और जब एंशिएंट हिस्ट्री सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो एंशिएंट हिस्ट्री सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद यहाँ करना है कि मैंने इसका एंशिएंट हिस्ट्री का बीपीएससी या फिर कोई भी जो भी एग्ज़ाम है उसका प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र सॉल्व किए या नहीं। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लिए तो आप यहाँ टिक कर दीजिए कि हाँ मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है, अब रिवीजन की बात आती है। जैसे सपोज आपने एंशिएंट हिस्ट्री का एक बार रिवीजन, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का एक बार आप रिवीजन कर लिए, तो यहाँ आप लिख दीजिए एक कि हाँ मैंने एक बार एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा रिवीजन कर लिए। या फिर सपोज आप एंशिएंट हिस्ट्री का टोटल 3 बार रिवीजन किए, तो आप यहाँ लिखिए टोटल 4, यानी कि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का 4 बार रिवीजन किया। अब क्या है कि इतना रिवीजन करने के बाद आप अगेन टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। जब आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे, उससे आपको आइडिया लग पाएगा कि इस सब्जेक्ट का हमारा प्रिपरेशन लेवल किस स्तर तक का है। जैसे सपोज जो टेस्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सपोज यदि प्रश्न टफ लेवल का है और आप उस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, तो आप इसे एक्सपेक्ट कर लीजिए कि मैं 1 2 3 4 5 इसी 5 को आधार पर मैं खुद को रेटिंग दूंगा या दूंगी। यदि सपोज आप टफ प्रश्न पत्र को सॉल्व कर ले रहे हैं और वह सही हो रहा है, तो आप यहाँ लिखिए 5। इसका मतलब हो गया कि एंशिएंट हिस्ट्री की जो तैयारी है वो हमारा फुल तैयारी है। मतलब किसी भी प्रकार के प्रश्न आएंगे तो उसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। इसी प्रकार से यदि मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स आपने पढ़ लिया, कंप्लीट पर टिक कर लीजिए। PYQ आपने फिजिक्स को सॉल्व कर लिया, PYQ पर भी टिक कर दीजिए। रिवीजन देखिए कि आपने फिजिक्स का कितनी बार रिवीजन किया। जैसे सपोज आपने फिजिक्स का 2 बार रिवीजन किया, तो एक के बाद लिखिए यहाँ 2। इसका मतलब हो गया कि आप फिजिक्स का टोटल 2 बार रिवीजन कर लिए। अब फिजिक्स में यदि हम प्रिपरेशन लेवल की बात करें, तो फिजिक्स में यदि सपोज प्रिपरेशन लेवल है, इसका मतलब यह होगा कि आप पूरी तरह से जो एकदम टफ लेवल का प्रश्न है आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ लिखिए आपकी जो तैयारी है। जैसे सपोज आप आसान सा प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं, जैसे स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है, या फिर मैजेंटा है, इसमें कौन कौन सा रंग, 2 रंग मिलकर मैजेंटा बने हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो काफ़ी साधारण लेवल के प्रश्न हैं। तो आप यदि इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो तैयारी है वह स्टार्टिंग लेवल की तैयारी है। इसीलिए आप लिखिए फेज 1, यानी कि आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है वह स्टार्टिंग फेज की है। सपोज यदि आप टफ लेवल की प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं, मीडियम लेवल का प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ लिखिए लेवल 3। इसका मतलब हुआ कि आप एक मीडियम लेवल के प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट को इसमें डिवाइड किया हुआ है, और उस सारे सब्जेक्ट को आधार पर आपको डिस्कस करना है कि हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया इस सब्जेक्ट को, PIQ सॉल्व किया नहीं, कितनी बार रिवीजन किए, और हमारा प्रिपरेशन लेवल किस प्रकार का है। 5 लेवल का हमारा प्रिपरेशन लेवल है या फिर 2 लेवल का है। जैसे सपोज यदि आप पॉलिटी पढ़े होंगे, तो पॉलिटी सब्जेक्ट में आपने इसे कंप्लीट कर लिया, यस कंप्लीट कर लिए। पॉलिटी सब्जेक्ट का मैंने PIQ सॉल्व किया, यस सॉल्व कर लिया। इसके अलावा क्या देखना है कि पॉलिटी सब्जेक्ट जो है, उस पॉलिटी सब्जेक्ट को मैंने कितनी बार रिवीजन किया। जैसे सपोज सामान्यतः क्या देखने को मिला है, जो पॉलिटी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सामान्यतः छात्र 1 से 2 बार से ज़्यादा रिवीजन नहीं करते हैं। तो यदि आपने 1 बार रिवीजन किया तो लिखिए पॉलिटी में मैंने 1 बार रिवीजन किया। पॉलिटी में रिवीजन करने के बाद यदि आप पॉलिटी के किसी भी प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो तैयारी है वह पूरी तरह से फुल तैयारी है, यानी कि किसी भी प्रकार के प्रश्न को आप सही कर पा रहे हैं। इसका मतलब होगा कि पॉलिटी में आपको लेवल 5 की तैयारी हो गई है। तो मैंने ये इसलिए बताया ताकि एक आपको आइडिया मिल पाएगा कि किस सब्जेक्ट में हमारा कम तैयारी है और किस सब्जेक्ट में जो मेरा तैयारी है वह पूरा हो गया है। तो इसके लिए मैंने आपको सब्जेक्ट के साथ साथ उस सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ या नहीं, PIQ आपने सॉल्व किया या नहीं, कितनी बार रिवीजन किया, और उस सब्जेक्ट का
प्रिपरेशन लेवल क्या है, ये मैंने इसके अंतर्गत बताया है। अब यदि हम लोग चर्चा करें तो ध्यान दीजिए, एक रूटीन के बारे में मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आज आप लोग के लिए एक रूटीन को डिस्कस करूंगा। तो यह जो रूटीन मैंने बनाया है, इस रूटीन को मैं टोटल 5 भागों में इस रूटीन को मैं डिवाइड किया हूँ। पहला जो स्लॉट दिए हैं वह 9 बजे से लेकर 12 बजे सुबह तक का स्लॉट है, यानी कि सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक का समय है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको 9 बजे से ही पढ़ाई करनी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सामान्यतः 7 बजे के आसपास पढ़ने के लिए बिल्कुल बैठ जाना है। 7 बजे जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप न्यूज़पेपर की स्टडी करेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा कि आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डेवलप होंगे। न्यूज़पेपर के अंतर्गत सामान्यतः क्या पढ़ना है, एडिटोरियल जरूर पढ़िए। एडिटोरियल पढ़ने के साथ साथ उसका जो न्यूज़पेपर का इकोनॉमिक पेज रहता है, इकोनॉमिक पेज आपको जरूर पढ़ना है। तो ये जो 2 ऐसे न्यूज़पेपर के सेक्शन हैं जिसे आपको एट एनी रेट कवर करने ही करने हैं। एडिटोरियल पढ़ने से आपके एनालिसिस पावर या थिंकिंग जो प्रोसेस है वो डेवलप होगा, और इकोनॉमिक पेज पढ़ने से आपको आइडिया मिल पाएगा कि अभी हमारा रेपो रेट क्या है, या रिवर्स रेपो रेट क्या है, या फिर MOS क्या है, या फिर मार्केट ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये सब क्या है, ये आपको कवर हो पाएगा इकोनॉमिक पेज पढ़ने से ही। तो इस रूटीन को मैं बताया कि इस रूटीन को मैंने डिवाइड किया है, टोटल 5 स्लॉट के अंतर्गत इसे डिवाइड किए हैं। पहला स्लॉट हो गया 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का। दूसरा जो स्लॉट हो गया वह हो गया 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का। दोनों स्लॉट के बीच में 1 घंटा का मैं गैप दिया हूँ। तीसरा स्लॉट हो गया 2 बजे से लेकर तीसरा जो स्लॉट हो गया वह 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय हो गया। तीसरा जो स्लॉट हो गया वह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय हो गया, और चौथा जो स्लॉट है वह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का है। तो देखिए, जो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक की जो रात्रि का जो समय है, इसमें आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स को याद करेंगे। इस करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको 3 सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करना है। पहला जो सेक्शन है वह है बिहार स्पेशल करंट, चौथा सेक्शन है वह है नेशनल करंट अफेयर्स, पांचवा सेक्शन है वह है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपका जो सोर्स होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, करंट अफेयर्स के लिए एकमात्र सोर्स जो है होना चाहिए आपका वह तेजस करंट अफेयर्स बैच होना चाहिए, जो कि ISPC सेंटर का बैच है। तेजस करंट 2.0 नाम से एक बैच को प्रारंभ किया हुआ है। थोड़ी देर पहले मैंने इसका डिटेल के बारे में बताया था। तो करंट अफेयर्स का एकमात्र सोर्स होगा तेजस करंट अफेयर्स 2.0 बैच। नेक्स्ट, यदि हम लोग अब पूरी स्लॉट को डिस्कस करें तो देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री को मैंने डिवाइड किया है। यदि सपोज आप कल से इसे प्रारंभ करते हैं तो 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, यानी कि 6 मई से लेकर 11 मई तक आप 9 से लेकर 12 बजे तक में एंशिएंट हिस्ट्री को स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ आप 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, यानी कि 12 से लेकर 15 तारीख तक जो आप स्टडी करेंगे, उसके अंतर्गत मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत को स्टडी करेंगे। मध्यकालीन भारत से सामान्यतः कम प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मध्यकालीन भारत के लिए 4 दिन स्टडी के लिए सफिशिएंट समय है। जबकि यदि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री से सामान्यतः अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए 16 मई से लेकर आप 27 मई तक, यानी कि लगभग 11-12 दिन आप इसे देख लेंगे, लगभग 12 दिन पढ़ रहे हैं। तो 12 दिन आप सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री को स्टडी करेंगे। किस स्लॉट में? 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो मॉर्निंग स्लॉट है उसमें आप 16 तारीख से लेकर 27 तारीख तक मॉडर्न हिस्ट्री को स्टडी करेंगे। इसके अलावा यदि हम लोग 28 इंडियन पॉलिटी की बात करें तो 28 तारीख से लेकर 9 जून तक, यानी कि 28 मई से लेकर 9 जून तक, 28 मई से लेकर 9 जून तक आपको इंडियन पॉलिटी कवर करना है। इंडियन पॉलिटी के बाद जो 10 जून है, 10 जून से लेकर 18 जून तक क्या करना है? इकोनॉमी कवर करना है। इस इकोनॉमी में मैंने बताया आपको कि इकोनॉमी में कोर इकोनॉमी कवर करना है। कोर इकोनॉमी के अंतर्गत सबसे पहला और महत्वपूर्ण है कि बैंकिंग सेक्टर को आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। बैंकिंग सेक्टर के बाद एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये जो BPSC द्वारा इससे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को कवर करेंगे। इसके बाद फिनेंस सेक्टर को कवर करेंगे। फिनेंस सेक्टर को कवर करने के बाद 5 ईयर प्लान को भी कवर करेंगे। तो कोर इकोनॉमी के अंतर्गत आपको यही 4 पॉइंट पे फोकस करने हैं। तो इकोनॉमी के लिए 10 जून से लेकर 18 जून तक का जो सब्जेक्ट होगा उसके अंतर्गत आप इकोनॉमी सब्जेक्ट को
कवर करेंगे। अब इसके बाद यदि दूसरे सब्जेक्ट की चर्चा की जाए तो देखिए 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो समय है इसमें आप डेली एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो प्रयास करिए कि 1 घंटे के अंतर्गत डेली 75 से 100 एमसीक्यू को आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो ये हो गए 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, यानी कि 1 घंटा का जो समय है उसमें प्रयास करें कि लगभग 75 से 100 एमसीक्यू को सॉल्व किया जा सके। अब जो नेक्स्ट स्लॉट है वह है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी कि 2 से लेकर 5 PM। इसके अंतर्गत जो 6 मई से लेकर 11 मई तक का जो स्लॉट है वह फिजिक्स के लिए दिया हुआ है। देखिए मैंने इसे इस प्रकार से डिवाइड किया है कि जो एक स्लॉट ऐसा हो जो कि फेमिलियर सब्जेक्ट हो, मतलब थोड़ा आसान सब्जेक्ट हो, और दूसरा सब्जेक्ट ऐसा हो जो कि थोड़ा टफ सब्जेक्ट हो या फिर जिसमें थोड़ा माथापच्ची ज़्यादा करने की ज़रूरत हो। तो साइंस में क्या देखने को मिला है कि साइंस एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि छात्र अधिक प्रश्नों को सॉल्व करने में फंसते हैं या फिर छात्रों का अधिक प्रश्न गलत होता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री एक आसान सा सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ साथ एक मुश्किल सा सब्जेक्ट के रूप में हमने 6 मई से लेकर 11 मई तक का जो स्लॉट है उसमें हमने फिजिक्स को दिया है। इसके बाद जैसे ही आप 12 मई की तरफ मूव करेंगे तो 12 मई से लेकर 19 मई तक आपको केमिस्ट्री कवर करना है। केमिस्ट्री कवर करने के बाद तो बायोलॉजी से अमूमन देखने को क्या मिला है कि ज़्यादा प्रश्न देखने को पूछे जाते हैं। तो 20 मई से लेकर 27 मई तक आपको बायोलॉजी कवर करना है। ये टोटल 7 दिनों का समय है, तो 7 दिनों के अंतर्गत बायोलॉजी कंप्लीट कर सकते हैं आप। इसके बाद क्या है कि 28 मई से लेकर 28 मई से लेकर 3 जून तक क्या है कि आपको इंडियन ज्योग्राफी कवर करना है। कितना 28 मई से लेकर 3 जून तक आपको इंडियन ज्योग्राफी कवर करना है। इसके बाद 4 जून से लेकर यहाँ देखिए 4 जून से लेकर 12 जून तक आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करना है। और ये जो कवर करना है इसका मतलब यह हो गया कि आपको कम से कम ऐसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो आपको एट एनी रेट उससे कवर कर लेना ही लेना है। इसके बाद क्या है, अब यहाँ से रिवीजन स्टार्ट हो जाता है 13 तारीख से। 13 तारीख से लेकर क्या है कि 19 तारीख तक आप यहाँ पॉलिटी को रिवाइज करेंगे, पॉलिटी रिवाइज करेंगे। इसके बाद फिर क्या है कि 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, यानी कि 19 जून से लेकर 22 जून तक 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो स्लॉट होगा इसमें आप फिजिक्स को रिवीजन करेंगे। 23 जून से लेकर 26 जून तक आप केमिस्ट्री को रिवीजन करेंगे। इसी प्रकार से 27 जून से लेकर 2 जुलाई तक, ध्यान दीजिए 27 जून से लेकर 2 जुलाई तक आप बायोलॉजी को रिवीजन करेंगे। अब इसके बाद फिर 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक आप इकोनॉमी को रिवाइज करेंगे। इसी प्रकार से 9 से 12 का जो स्लॉट की मैं चर्चा कर रहा हूं, जबकि यदि 2 से 5 की स्लॉट की मैं चर्चा करूं तो 2 से 5 स्लॉट में 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक वर्ल्ड ज्योग्राफी को रिवीजन करना है। इसी प्रकार से 27 जून से लेकर 2 जुलाई तक 2 से 5 की जो शिफ्ट होगी उसमें इंडियन ज्योग्राफी को रिवाइज करना है। इसके बाद मैं चर्चा करूं तो ध्यान दीजिए 20 जून से लेकर 26 जून तक PYQ, BPSC एवं अदर PCS द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित करवाई गई हैं उसका हमें प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को देखना है, यानी कि सॉल्व कर लेना है। और बाकी मैं बता ही दिया कि यहाँ पॉलिटी रिवीजन करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है। अब जो मेन है नेक्स्ट स्लॉट, उसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो स्लॉट है। इस 6 से 8 तक की जो स्लॉट है उसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, यानी कि 6 मई से लेकर 11 मई के बीच 6 से 8 PM का स्लॉट में हम लोग बिहार हिस्ट्री कवर करेंगे। इस बिहार हिस्ट्री के अंतर्गत एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों हिस्ट्री हम लोग 5 दिनों के अंतर्गत कवर कर लेंगे। 5 दिन भी पर्याप्त, काफ़ी ज़्यादा समय है, मुश्किल से 3 दिनों के अंतर्गत बिहार हिस्ट्री कवर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं 5 दिन समय दे दिया हूं। तो इसीलिए आपको 6 से 8 प्रतिदिन 2 घंटे बिहार हिस्ट्री कवर करना है 6 तारीख से लेकर 11 मई तक। अब जैसे ही बिहार का हिस्ट्री समाप्त होगा वैसे ही आपको ज्योग्राफी एवं इकोलॉजी की तरफ मूव करना है। तो ध्यान दीजिए 12 मई से लेकर 18 मई तक आपको बिहार का ज्योग्राफी करना है। ज्योग्राफी के साथ साथ आप बिहार का इकोलॉजी भी कर लेंगे। इकोलॉजी का मतलब हो गया पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये सेक्शन भी आपको कवर करना है। इसके साथ साथ
इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि भारतीय वन रिपोर्ट 2023 का जो लेटेस्ट डाटा है वन रिपोर्ट को, वो 2023 का वन रिपोर्ट भी आपको कवर कर लेना है। तो 6 से 8 के बीच की जो समय है उसके अंतर्गत ध्यान दीजिए 12 मई से लेकर 18 मई तक आपको क्या करना है, 6 से 8 के बीच में 6 बजे शाम से लेकर 8 बजे शाम तक आपको ज्योग्राफी, इकोलॉजी और वन रिपोर्ट को कवर कर लेना है। इसके बाद हम लोग बिहार पॉलिटी की चर्चा करें तो 19 मई से लेकर 22 मई तक बिहार पॉलिटी कवर कर लेना है। इसके बाद फिर 23 मई से लेकर 26 मई तक बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों कवर कर लेना है। अब जब सारा सब्जेक्ट यहाँ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 27 मई से एंसेंट हिस्ट्री रिवीजन करेंगे। 27 मई से लेकर 31 मई तक हम लोग एंसेंट हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे। इसके बाद फिर 1 जून से लेकर 4 जून तक मेडाइवल हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे और फिर 5 जून से लेकर 11 जून तक हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे। इसके अलावा 12 जून से लेकर 16 जून तक बिहार के टोटल हिस्ट्री को रिवीजन करेंगे, यानी कि एंसेंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री को रिवीजन करने के साथ साथ लास्ट में हम लोग बिहार के हिस्ट्री को भी रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लॉट होगा 17 तारीख से लेकर यानी कि 17 जून से 20 जून के बीच जो 6 से 8 का समय है उसमें हम लोग बिहार का ज्योग्राफी को रिवाइज करेंगे। और जो नेक्स्ट बच गया वह हो गया 21 जून से लेकर 24 जून तक हम लोग बिहार के पॉलिटी को रिवाइज करेंगे। यानी कि हमने रूटीन को इस प्रकार से व्यवस्थित रूप में तैयार किया है ताकि एक बेहतर ढंग से 60 दिनों के अंतर्गत जो भी बच्चे होंगे वो 60 से 65 दिनों के अंतर्गत इस प्रकार से स्टडी करेंगे कि इस स्टडी को एक बार पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के साथ साथ उन्हें कम से कम एटलीस्ट एक बार रिवीजन भी किया जा सके, यानी कि एक बार रिवीजन भी वो कर लें। और जो 9 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक का जो समय है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको करेंट अफेयर्स सॉल्व करने हैं, करेंट अफेयर्स पढ़ने हैं, करेंट अफेयर्स याद करना है और करेंट अफेयर्स का आपको MCQ भी सॉल्व करना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये पूरा रूटीन एवं पूरी जो ट्रेंड एनालिसिस है इसको डिस्कस करने के बाद मैं बताया कि आपको एक किसी भी कोचिंग का एक टेस्ट सीरीज में आपको इनरोल हो जाना है। आप उस टेस्ट सीरीज को नियमित रूप से एवं व्यवस्थित रूप से सिस्टमैटिक रूप से आप उस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए। उस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने के बाद अपना परफॉर्मेंस को देखिए कि हमारा जो टेस्ट सीरीज जिस टेस्ट सीरीज को मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ वो या कर रहा हूँ उस टेस्ट सीरीज में हमारा क्या परफॉर्मेंस है। यदि सपोज 150 नंबर के प्रश्न 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें से यदि आपका जो मार्क्स है वो 60 मार्क्स आ रहा है, 50 मार्क्स आ रहा है, तो ये मार्क्स बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अपने मार्क्स को बेहतर करने का प्रयास करिए, कमियों को दूर करिए। देखिए टेस्ट सीरीज लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का ही मेन रीज़न यह है कि हमारी क्या क्या कमियां हैं उन कमियों को पता लगाया जा सके। यदि जब आपकी कमियों को पता लग जाएगा कि हमारा जैसे साइंस सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें साइंस में सामान्यतः 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, उस 30 प्रश्न में यदि 15 प्रश्न ऐसे हैं जो कि गलत हो रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि साइंस सब्जेक्ट की हमारी जो तैयारी है वह पूरी तैयारी नहीं है साइंस सब्जेक्ट की। साइंस सब्जेक्ट में हमें अभी और रिवीजन करने की ज़रूरत है। या फिर सपोज पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत यदि 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 प्रश्न में यदि 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 प्रश्न में यदि 5 प्रश्न गलत हो जा रहा है, इसका मतलब है कि पॉलिटी में हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं है। तो इसी को आधार बनाते हुए एक बेहतर ढंग से आप लोग तैयारी करिए। तैयारी में मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आपको टारगेट लेकर चलना है 100 मार्क्स का, कि 100 मार्क्स मुझे एट एनी रेट 100 मार्क्स प्राप्त करने हैं, या फिर लगभग कम से कम 100 नंबर के आसपास आपके मार्क्स ऑफिशियल आंसर की से 100 नंबर के आसपास आपके मार्क्स आने चाहिए। तो आप इसी को आधार बनाकर तैयारी करिए। तो चलिए आज का डिस्कशन अब हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।